दोस्तों आज की क्लास में हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे या जानेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो फ्रांस में जो विप्लव हुई थी 1789 को, और उसके बाद जो आइडिया ऑफ द नेशन जो दुनिया भर में फैल गई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। तो सबसे पहले जो आपका नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जो आइडिया हमें मिलती है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलती है, जो कि 1789 में हुई थी यूरोप में। फ्रांस एज यू नो would remember France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। और 1789 को फ्रांस एक फुल फ्लैज पूरी तरह से एक टेरिटोरियल स्टेट बन गया था, और उसकी मतलब एक मोनार्कियल गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की जो तुम राजा की शासन जो कहते हैं उसी का शासन बन गया था 1789 को। मतलब फुल फ्लेज एक टेरिटरी बन गया था, अलग ही एक राष्ट्र बन गया था, एक राजा के अंडर या रानी के अंडर, मोनार्की कहते हैं उसको। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। अभी देखिए 1719 जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आई, जो राजनीतिक और जो संविधानिक चेंजेस हो गई थी, जो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन ने लाई थी, तो उससे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, जो सार्वभौमिकता था देश का, वो क्या हो गया, राजा के हाथों से, मोनार्की के हाथों से, मतलब फ्रेंच सिटीजन के हाथों चला गया। मतलब डेमोक्रेसी का नींव पनपने लगा। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। देखिए डेमोक्रेसी का आइडिया, ये जो लोगों के हाथों में राजतंत्र होना चाहिए या राष्ट्र की भार होनी चाहिए, उसकी शासन प्रणाली होनी चाहिए, ये आइडिया मतलब उसकी जो आइडिया की जो एक डेस्टिनी, उसका भाग्य वहाँ से निर्धारित हो गई थी। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों को मालूम होता है कि जो राष्ट्रीयता का भाव और जो डेमोक्रेसी के भाव दुनिया भर में या यूरोप में पनपने लगा था। आगे देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट a sense of collective identity amongst the French people। तो ये फ्रांस की जो आपका विप्लव हुई थी, तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो विद्रोही थे या क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुछ ऐसा मेजर्स, ऐसा प्रक्रिया ज़रिया अपनाया था, ये प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनाया था, जो जिससे कि मतलब लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एकजुट होने का एक आइडेंटिटी या सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी वहाँ उन लोगों में पैदा हो जाए। ये आइडिया बन जाए कि हम सब लोग एकत्रित हैं, कलेक्टिव है। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय जो रिवोल्यूशनरी विद्रोह और भी मतलब तगड़ा होगा, और जो राष्ट्रीयता का भाव और भी लोगों में ज़्यादा एकजुट होगा, मतलब लोग ज़्यादा राष्ट्रीयता का भाव से भावुक होंगे। जो आइडिया ऑफ आपका जो फादरलैंड या मातृभूमि या पितृभूमि और जो आपका सिटीजन, नागरिक, देश का नागरिक, वो भी आइडिया पनपने लगा। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन, द सिटीजन, एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आज हम लोग बोलते हैं भारतीय नागरिक, के भारतीय संविधान के अंदर जो हम लोगों को राइट्स मिलता है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मतलब वो आ गया था। ये आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, और ला ले सिटोयन, द सिटीजन, एम्फसाइज नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, सब देश के सभी लोग एकजुट होकर रहना है, और उनको एक संविधान द्वारा कुछ राइट, उनका अधिकार दिया जाएगा जो कि वो एंजॉय कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। तो ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। और उसके साथ साथ एक नया एक फ्रांस का एक तिरंगा उन लोगों ने चुना, और जो उसका पहले जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था मोनार्की का, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह एक ट्राई कलर तिरंगा, भारत की तरह एक फ्रांस ट्राई कलर भी उन्होंने अपना फ्लैग के हिसाब से या राष्ट्रीय पताका के हिसाब से उन्होंने लिया। तो ये जो राष्ट्रीय जो ध्वज है, जो ये भी एक मतलब राष्ट्रीयता का एक अभिन्न अंग है। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये भी एक जो प्रक्रिया है, एक अपना देश का इंडिपेंडेंट एक ट्राई कलर होना, एक फ्लैग होना, तो ये भी उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें देखने को मिलती है, ये आइडिया या नोशन। तिरंगा के साथ साथ दोस्तों जो नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट के हम कह सकते हैं, वो मतलब उसका आइडिया जिन लोगों में आई थी, जो स्टेट जनरल थी, जो मोनार्की के अंदर जो स्टेट जनरल थी, उसको मतलब वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। वो मतलब नेशनल असेंबली स्टेट जनरल को मतलब इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन, जैसे कि हम पार्लियामेंट के सदस्य जो एमएलए या एमपीज होते हैं, तो हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक इसी तरह जो नेशनल असेंबली के लोगों को भी मतलब लोग मतलब
इलेक्ट करके चुन के इलेक्शन के द्वारा उनको चुना गया और जो से जनरल है उसको नेशनल असेंबली के रूपांतरित कर दिया, नेशनल असेंबली का नामकरण किया गया। न्यू ह्यूम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशनहुड। और नया नया हिम्स मतलब नया नया गाना मतलब देश के लिए कंपोज किया गया है, जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है और नेशनल एंथम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आप लोगों को मालूम है। ओस टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, और जो मतलब शपथ लिया गया, और मार्टियर्स जो कि आपका शहीद होते हैं देश के लिए, जो लड़ते हैं और मर जाते हैं, उनको भी मतलब याद किया गया। और मतलब सब इस मतलब एक राष्ट्रीयता का भाव या राष्ट्रीयता का मतलब परिचय मिलने लगा। मतलब लोग अपने देश के जो शहीद है या जो मार्टियर्स है उनको याद करने लगे, उनके देश के लिए गाना बनने लगा और मतलब सब लोग देश के प्रति शपथ लेने लगे। तो मतलब धीरे धीरे आइडिया ऑफ नेशनहुड और भी स्ट्रांग होते रहा। ये देखते हैं, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। और एक मतलब सेंट्रलाइज, जैसे कि हमारा जैसे केंद्र सरकार होता है, जो केंद्र सरकार पूरा देश की शासन प्रणाली को संभालता है, उसी तरह देश में एक सेंट्रलाइज केंद्रीय एक एडमिनिस्ट्रेटिव शासन प्रणाली व्यवस्था लाया गया। और इसके लिए पूरे देश के लिए मतलब पूरे फ्रांस के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज, मतलब सभी लोगों के लिए मतलब एक ही कानून, फ्रांस की टेरिटरी है जो उसकी जो एरिया है देश के अंदर, फ्रांस के अंदर एक ही लॉज, एक ही कानून सभी लोगों पे होगा, लागू होगा। ये मतलब नियम लाया गया जिससे कि मतलब राष्ट्रीयता और भी सुदृढ़ हो। और जैसे कि ये राष्ट्रीयता का एक अभिन्न अंग है कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो जिसके अंदर सभी मतलब लोग रहे और एक ही लॉ सभी लोगों पे लागू हो, जिससे कि नेशनहुड और भी स्ट्रांग हो। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। और जो जितने भी कस्टम्स है, जो टैक्सेस है, कस्टम्स ड्यूटीज़ है जो देश के अंदर हो रहा था, वो मतलब बंद कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, जो कि मोनार्की के अंदर था। राजा को टैक्स देना पड़ता था, उसको एनुअल मतलब उसको मतलब ये देना पड़ता था, ड्यूटीज़ देना पड़ता था, ड्यूज़ देना पड़ता था, उसको बंद कर दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स मतलब सब एक यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब वज़न का या मेजर्स का एक मापदंड रखा गया, जिससे कि कोई मतलब लेन देन में एक मतलब पूरा एक स्मूथ मतलब लेन देन हो, और जिसमें वेट्स एंड मेजर्स अगर नहीं होगा तो मतलब यूनिफॉर्म देश में जो आपका सामान का आवागमन या सामान का क्रय विक्रय उसमें आपका बाधा आएगा या उसमें काफ़ी सारे मतभेद आ जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे पूरे फ्रांस के लिए एक ही सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स ये लागू किया गया, जो कि हमारे देश में भी जो मुगल शासन था या मौर्य शासन था, गुप्त शासन था, उसमें भी ये लागू किया गया था कि इंटरनल सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स, एक ही देश के लिए एक ही वेज एंड मेजर्स यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे किलोग्राम हिसाब से, केजी हिसाब से हम लेते हैं या लीटर हिसाब से लेते हैं अगर लिक्विड हो, इसी तरह इक्वे में आपका पाउंड सिस्टम से लेते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम वेज एंड मेजर्स भी लागू किया गया। Original dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। और एक ही लैंग्वेज मतलब सभी देश में लागू हो गया। जैसे कि हमारे देश में अगर हिंदी या जैसे कि इंग्लिश चलता है पूरा देश में, तो उसी तरह फ्रेंच को, जो रीजनल डायलेक्ट्स है, जितने क्षेत्रीय जो भी भाषा है, उसको मतलब डिस्करेज कर दिया गया। और फ्रेंच को मतलब एक लैंग्वेज, एक नेशन के लिए, नेशन को स्ट्रांग होने के लिए, यूनाइटेड होने के लिए उसकी एक अलग एक भाषा होना चाहिए, एक ही भाषा पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिससे कि देश में एकता और राष्ट्रीयता और भी सुदृढ़ हो। तो इससे इसी संदर्भ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे फ्रेंच को पूरे देश में लागू किया गया और बाकी जितने भी क्षेत्रीय डायलेक्ट्स थे या भाषा थे उसको डिस्करेज किया गया, जिससे कि नेशनहुड या राष्ट्रीयता और भी सुदृढ़ हो। Revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nations। और जितने विद्रोही थे या क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि उनका ये भी मकसद है कि मतलब मिशन फ्रांस की ये पूरे यूरोप की लोगों को मतलब लिबरेट करना है डेस्पोटिज्म से, मतलब एक नायकता से या डेस्पोटिक रूल से। मतलब सभी लोगों को, पूरे यूरोप को, ये जो क्रांति है सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे यूरोप में फैल जाएगा। सभी पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म, जो एक नायकता था या जो आपका कुशासन था, जो राजा का, महाराजा का, जो मोनार्की का, उससे लिबरेट करके सभी लोगों में डेमोक्रेसी लाया जाएगा, लोगों के हाथों में शासन भार लाया जाएगा, जिससे कि लोगों का फिर से मतलब उनको मुक्ति मिले कुशासन से या डेस्पोटिज्म से, एक नायकतावाद से।
तो बाकी ये क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम लोग ऐसे ही बाकी ये क्लास डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।